नमस्ते बच्चों। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर के 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। एड्जॉर्प्शन हम पहले ही कंप्लीट कर चुके थे, अधिशोषण, और पिछली वीडियो में हमने उत्प्रेरक वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब हमें इस पार्ट का तीसरा भाग पढ़ना है, कोलाइड। कोलाइड शब्द आपके लिए ज़्यादा अपरिचित शब्द नहीं है। आप इसके बारे में 9th क्लास में सुन चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं थोड़ा बहुत। अब उसी की काफ़ी डिटेल आपने पढ़नी है। तो कोलॉइड की हिस्ट्री पहले तो पढ़नी पड़ेगी कि किस प्रकार से वैज्ञानिकों के सामने यौगिक आए। 1861 में थॉमस ग्राहम, ये एक वैज्ञानिक हुए। इन्होंने पाया कि गोंद, जिलेटिन आदि पदार्थ जांतव झिल्ली से विसरित नहीं हो पाते। जांतव झिल्ली को समझिए। जांतव शब्द आया जंतुओं से। जंतुओं के शरीर में विभिन्न प्रकार की झिल्लियाँ होती हैं, जैसे आमाशय की झिल्ली, फेफड़ों की झिल्ली। इस प्रकार से वो जो झिल्लियाँ होती हैं उनमें विसरण बहुत आसानी से होता है। विसरण का मतलब होता है पदार्थ के कणों का अपनी स्वयं की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अपने आप जाना, उसे कहा जाता है विसरण। तो जांतव झिल्ली, जंतुओं के शरीर में जैसी झिल्लियाँ पाई जाती हैं उसी तरह की झिल्ली में से गोंद, जिलेटिन आदि विसरित नहीं हो पाते, मतलब उसको क्रॉस करके दूसरी जगह पर नहीं जा पाते। जबकि शर्करा, सामान्य भाषा में चीनी, नमक आदि के जलीय विलयन आसानी से विसरित हो जाते हैं। इस आधार पर थॉमस ग्राहम ने 1861 में पदार्थों को 2 श्रेणियों में विभाजित कर दिया, एक कोलॉइड और एक क्रिस्टलॉइड। देखिए, ये पदार्थों की 2 श्रेणियां बताई उन्होंने। कोलॉइड, कोलॉइड का मतलब जो जांतव झिल्ली से विसरित नहीं होते, गोंद, जिलेटिन, स्टार्च। क्रिस्टलॉइड जो जांतव झिल्ली से विसरित हो जाते हैं, सोडियम क्लोराइड और शर्करा। परंतु ये तो थॉमस ग्राहम की ऑब्जर्वेशन थी, परंतु ये सब संतोषजनक नहीं था, क्योंकि वैज्ञानिकों ने फिर से इन पर प्रयोग किए, इनके बारे में जानने की कोशिश की। तो उन्होंने कुछ अजीब सा व्यवहार देखा यौगिकों का, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्रिस्टलॉइड होता है, मतलब जांतव झिल्ली में से क्रॉस हो जाता है। जबकि बेंजीन में अगर सोडियम क्लोराइड को घोला जाता है तो वो कोलॉइड होता है, मतलब वो जांतव झिल्ली में से उसका विसरण नहीं होता। तो यौगिक तो एक ही है, सोडियम क्लोराइड। अब इसको क्रिस्टलॉइड कहें या कोलॉइड कहें, क्योंकि ये दोनों तरह के व्यवहार दिखा रहा है। पानी में क्रिस्टलॉइड व्यवहार और बेंजीन में कोलॉइड व्यवहार। ऐसे ही साबुन, पानी के अंदर कोलॉइड है जबकि अल्कोहल के अंदर क्रिस्टलॉइड है। तो ये जो थॉमस ग्राहम की ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने जो 2 भागों में बांट दिया था पदार्थों को, 2 श्रेणियों में, उस पर सही तो नहीं रहता था, क्योंकि पदार्थों को अगर विलायक उसका बदल दिया जाए, विलायक बदल दिया जाए तो उसका व्यवहार भी बदल रहा था। तो इस प्रकार वैज्ञानिकों ने इस पर और कार्य किया, और आधुनिक मतानुसार आज के समय में वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि कोलॉइड कोई पदार्थ नहीं होता, बल्कि यह पदार्थ की अवस्था है जो कणों के आकार पर निर्भर करती है। ये मुख्य बात आपको ध्यान रखनी है। कोलॉइड कणों के आकार पर निर्भर करेगा कि कब कोई यौगिक कोलॉइड की तरह व्यवहार करेगा या नहीं करेगा। ये डिपेंड करेगा कि उसके कण उस समय किस साइज के हैं या किस आकार के हैं। कणों के आकार के आधार पर पदार्थों को, जो मिश्रण होते हैं, उनको 3 भागों में बांटा गया, विलयन, कोलॉइड और निलंबन। ये तीनों शब्द 9th कक्षा में आपने सुने। अब हमें इनके बारे में थोड़ी सी और डिटेल पढ़नी है और इनकी तुलना पढ़नी है। विलयन को वास्तविक विलयन भी कहा जाता है। अब आप एक बात और जानिए कि जो विलयन होता है, होते तो ये तीनों मिश्रण ही हैं,
मिश्रण का मतलब है दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से बनेंगे। अब जो वास्तविक विलयन होता है उनमें जो पदार्थ ज़्यादा होता है उसे कहते हैं विलायक, मतलब घोलने वाला, और जो कम होता है उसे कहते हैं विलेय, मतलब घुलने वाला। तो जो वास्तविक विलयन है उसके दो भाग रहेंगे, विलेय और विलायक। तो विलेय के कण किस साइज के हैं विलायक की तुलना में, उस आधार पर कोलॉइड, निलंबन और विलयन कहे जाते हैं। हालांकि विलेय और विलायक सिर्फ विलयन में काम में आता है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं इस बात को कि इन तीनों प्रकार के मिश्रणों में, विलयन, कोलॉइड और निलंबन, एक पदार्थ कम होगा, एक पदार्थ ज़्यादा होगा। विलयन में कम पदार्थ को विलेय कहा जाता है और ज़्यादा पदार्थ को विलायक कहा जाता है। अब आपके आगे इसमें डिटेल दे रखी है वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलॉइड की, और साथ ही नेक्स्ट पेज पर देखिए आपके यहाँ पर एक सारणी भी दे रखी है यहाँ, जिसमें इन तीनों की तुलना है। तो हम ये तुलनात्मक सारणी देख लेते हैं, अंतर देख लेते हैं। जो ऊपर पैराग्राफ्स में दे रखा है उसी को यहाँ सारणी के रूप में सारणीबद्ध किया गया है अंतर के रूप में। तो आप इसको देखिए, इस सारणी को, और इनको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए सारणी, वास्तविक विलयन, कोलॉइड और निलंबन में अंतर, ये तीनों दे रखे हैं। सबसे पहले प्रकृति। वास्तविक विलयन समांगी होता है, कोलॉइड विषमांगी और निलंबन भी विषमांगी। अब समांगी और विषमांगी को समझ लीजिए दोबारा। समांगी का मतलब सब तरफ एक जैसा, पूरा विलयन बिल्कुल एक जैसा रहेगा। आप भले सबसे ऊपर से चेक कर लो, सबसे नीचे से चेक कर लो, उसका संगठन नहीं बदलेगा, रासायनिक उसकी कंपोजिशन नहीं बदलेगी, वो है समांगी। उदाहरण आप देख लो, जैसे चीनी को पानी में घोल देते हो, अगर वो एक बार अच्छी तरह से घुल जाती है तो सब गिलास में सबसे ऊपर से एक चम्मच निकाल करके उसको टेस्ट कर लो, या आखिरी जो एक चम्मच उसमें बचेगा उसको टेस्ट कर लो, बिल्कुल सेम टेस्ट देता है, उसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। कोलॉइड और निलंबन विषमांगी मिश्रण होते हैं। विषमांगी का मतलब ये होता है कि उनकी जो कंपोजिशन है पूरे मिश्रण में एक जैसी नहीं होती, कहीं कहीं कम और ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि निलंबन में इसको, विषमांगी को आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। पानी के अंदर आप रेत ले लीजिए, उसको अच्छे से किसी डंडी चम्मच की सहायता से बहुत बढ़िया ढंग से उसको मिक्स कर दीजिए, हिला दीजिए, और कुछ ही सेकंड्स में आपको उसके दो भाग नज़र आने लगेंगे, उनको कहा जाता है विषमांगी मिश्रण। तो वास्तविक विलयन समांगी है और बाकी दोनों विषमांगी है। दूसरा है प्रावस्था संख्या। प्रावस्था संख्या का मतलब होता है कि कितनी प्रावस्थाएं नज़र आ रही हैं। वास्तविक विलयन में तो एक ही प्रावस्था नज़र आएगी ऊपर से नीचे तक। कोलॉइडी और निलंबन, इसमें दो प्रावस्थाएं नज़र आती हैं, एक जो नीचे बैठ जाती है, एक जो ऊपर रह जाती है। तीसरा, कणों का आकार बहुत इम्पोर्टेंट है और ध्यान से समझेंगे। वास्तविक विलयन कणों का आकार बहुत छोटा, मतलब 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से भी छोटा। निलंबन, इसका जो आकार होता है, कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। तो वास्तविक विलयन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से भी छोटा रहेगा और निलंबन 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से भी बड़ा होगा, और इन दोनों के बीच में जो होगा वो होगा कोलाइडी विलयन। इनका साइज़ 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच में रहता है। कणों की दृश्यता, हम जो इसके अंदर, मैंने आपको अभी बताया कि ये जो मिश्रण है इनमें एक घोलने वाला पदार्थ होता है जो अधिक मात्रा में होता है, और दूसरा घुलने वाला जो कम मात्रा में होता है। वास्तविक विलयन में कभी भी आप कणों को अलग अलग नहीं देख सकते, जबकि कोलॉइडी में सूक्ष्मदर्शी से, स्ट्रॉन्ग पावरफुल सूक्ष्मदर्शी से कणों को अलग अलग देखा जा सकता है, जबकि निलंबन में बिना किसी सूक्ष्मदर्शी के ही आप कणों को अलग देख सकते हैं। रेत और पानी का उदाहरण समझ लीजिए। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में उन कणों का क्या होता है जिन्होंने इनको बनाया।
निलंबन, कोलॉइड और वास्तविक विलयन को। तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव वास्तविक विलयन पर नगण्य होता है। कितनी देरी पड़े रहें वास्तविक विलयन, उनके कण कभी नीचे नहीं बैठेंगे। ऐसा ही कोलॉइड लगभग नगण्य होता है गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। और निलंबन, ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से अच्छी तरह प्रभावित होते हैं, मतलब इसके कण बड़ी तेजी से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे बैठ जाते हैं। अधिशोषण करने की क्षमता, वास्तविक विलयन ये अधिशोषण नहीं करते, मतलब अधिशोषण हम इसी पाठ में पढ़ चुके हैं, बाहर वाली सतह पर इकट्ठे हो जाना कणों का, उसे अधिशोषण कहते हैं। वास्तविक विलयन अधिशोषण नहीं करते। निलंबन ये भी अधिशोषण नहीं करते। और कोलॉइडी विलयन बहुत अधिक उच्च अधिशोषण प्रदर्शित करते हैं। अधिशोषण का संबंध कण के साइज से होता है। तो अधिशोषण के लिए वास्तविक विलयन के कण का साइज छोटा है, निलंबन के कण का साइज बड़ा है, और ये बीच का है, इसलिए अधिशोषण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। फिल्ट्रेशन, छानना, इसे साधारण फिल्टर पत्र से भी छान लोगे। निलंबन को पानी और रेत मिक्स हुए में फिल्टर पेपर से छाना जा सकता है, जबकि कोलॉइड और वास्तविक विलयन को फिल्टर पेपर द्वारा नहीं छाना जा सकता, जबकि निलंबन को छाना जा सकता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि साधारण फिल्टर पेपर नहीं है, बहुत बारीक उपकरणों द्वारा इनका फिल्ट्रेशन किया जाता है, इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो कोलॉइड साधारण फिल्टर पेपर से तो नहीं छाने जाते, लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से छाने जा सकते हैं। और निलंबन तो होगा ही, वो तो आराम से ही छाना जाएगा। और विलयन ना तो साधारण फिल्टर पेपर से, ना ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से छाने जा सकते हैं। ब्राउनी गति, इसी पाठ में ब्राउनी गति हमें पढ़नी है। आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ ब्राउनी गति का। ब्राउनी गति का मतलब होता है कि कण है वो कभी एक साइड पे चला गया, फिर कहीं और चला गया, फिर किधर चला गया। ये ब्राउनियन गति होती है। ये टक्कर की वजह से होती है। इन कणों पर जब दूसरे कण आकर के टक्कर मारते हैं तो ये इस प्रकार की गति दर्शाता है, इसको ब्राउनी गति कहते हैं। ये केवल कोलॉइड में होगी। टिंडल प्रभाव, ये भी सिर्फ कोलॉइड प्रदर्शित करेंगे। टिंडल प्रभाव भी इस पाठ में हम डिटेल में पढ़ लेंगे। टिंडल प्रभाव का मतलब होता है प्रकाश को फैलाना। उस विलयन के अंदर जो प्रकाश गुजरेगा उससे उसको फैलाना, उसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो एक बात अच्छे से ध्यान रखें, ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव केवल कोलॉइड प्रदर्शित करते हैं, कोलॉइड का गुण है। विसरण, वास्तविक विलयन में जो विसरण होता है बहुत तीव्र गति से होता है, कोलॉइड का धीमी गति से होता है, और निलंबन का होता ही नहीं। विद्युत क्षेत्र, धनायन कैथोड की और ऋणायन एनोड की तरफ जाते हैं। यह भी ऐसा ही होता है कोलॉइड में, लेकिन इसकी स्पीड कम होती है। और निलंबन, इसमें विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव होता ही नहीं। प्रकटता, ये पारदर्शी होंगे, निलंबन अपारदर्शी होगा। और कोलॉइडी विलयन सामान्यतः पारदर्शी होता है, लेकिन अपारदर्शी भी हो सकता है। ये था इन तीनों में डिफरेंस, जो इन तीनों की डिटेल हमें बता देता है। आगे है कोलॉइड की प्रावस्थाएं। अभी आपको मैंने बताया कि ये जो मिश्रण रहेंगे तीनों प्रकार के, इनमें एक पदार्थ वह होता है जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है, और दूसरा वह होता है जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। विलयन में मैंने आपको बताया था कि कम मात्रा वाले को विलेय कहते हैं, जिसको घोला जाना है,
और अधिक मात्रा वाले को विलायक कहते हैं, जिसमें घोला जाना है। कोलोइड भी बिल्कुल इसी प्रकार का होता है। जो कम मात्रा में होगा वो तो है परिक्षिप्त प्रावस्था, ये थोड़ी मात्रा में है, इसको विलेय के बराबर मान सकते हो आप। और दूसरा जो अधिक मात्रा में है उसे कहते हैं परिक्षेपण माध्यम, जिसने घोलना है वो परिक्षेपण माध्यम, जिसको घोलना है वो परिक्षिप्त प्रावस्था। इसकी कम मात्रा होगी, इसकी ज़्यादा मात्रा। अब देखिए कोलोइड के कुछ विशेष नाम दिए गए हैं। अगर परिक्षेपण माध्यम मतलब जिसमें घोला गया है वो पानी है तो हाइड्रोसोल, परिक्षेपण माध्यम जल होने पर हाइड्रोसोल, परिक्षेपण माध्यम अल्कोहल होने पर अल्कोसोल, परिक्षेपण माध्यम बेंजीन होने पर बेंजोसोल और वायु होने पर एरोसोल। ये नाम है तो ध्यान रखेंगे इनका, कई बार परीक्षा में प्रश्न आ जाता है। अब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलोइड के प्रकार, 8 प्रकार के कोलोइड रहते हैं। देखते हैं इसको। पहले ध्यान दें, परिक्षिप्त प्रावस्था लिखी हुई है। परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब जिसको घोला गया है। अगर घुलने वाला जिसको घोला गया है गैस है तो वो आगे फिर से 3 प्रकार के रहेंगे। गैस द्रव में घुल सकती है, गैस ठोस में घुल सकती है और गैस में भी घुल सकती है। अब होना चाहिए था यहाँ पर, ध्यान दें इसको, गैस को भी 3 से करना चाहिए था। आगे देखें, द्रव द्रव द्रव, द्रव गैस में घुल सकता है, द्रव द्रव में घुल सकता है और द्रव ठोस में घुल सकता है। ठोस ठोस और ठोस, ठोस ठोस में घुल सकता है, ठोस गैस में घुल सकता है, ठोस द्रव में घुल सकता है और ठोस ठोस में भी घुल सकता है, मिक्स हो सकता है, मिश्रण बना सकता है। तो अब आप देखें यहाँ पर गैस और गैस क्यों नहीं है। जब गैस और गैस आपने अभी पढ़ा कि कोलोइड विषमांगी होते हैं, इनका कॉन्स्टिट्यूशन सब तरफ एक जैसा नहीं होता। लेकिन अगर गैस और गैस मिलके कोई मिश्रण बना लेंगे तो वह मिश्रण विषमांगी नहीं होगा, वो हो जाएगा समांगी। तो वो कोलोइड होगा ही नहीं, कोलोइड रहेगा ही नहीं। इसलिए गैस और गैस इसको कभी भी कोलोइड में नहीं गिनते। जब गैस को गैस में घोला जाता है तो इसको नहीं गिनते, तो हम इसको नहीं करेंगे। तो टोटल 9 प्रकार के होने चाहिए थे, लेकिन अब 8 ही प्रकार के कोलोइड हम पढ़ते हैं। अगर परिक्षिप्त अवस्था गैस है, इसको ध्यान से करेंगे सारणी को। परिक्षिप्त अवस्था मतलब घुलने वाली, जिसको घोला गया वो गैस है और घोलने वाला द्रव है, मतलब गैस को द्रव में घोला गया, तब उसको बोलते हैं झाग। उस कोलोइड का नाम क्या है? झाग। उदाहरण इसके साबुन का विलयन, फेंटी हुई क्रीम, सोडा वाटर, ये सभी झाग के उदाहरण हैं। अगर गैस को ठोस में डाला जाता है, थोड़ी सी गैस की मात्रा है जो ठोस के अंदर है, उसको कहते हैं ठोस फोम। आगे बारी आती है द्रव की। अब 3 द्रव करेंगे। अगर द्रव को गैस में घोल दिया जाए, द्रव को गैस में घोल दिया जाए, तब देखिए इसको कहते हैं वायुसोल या एरोसोल। वायुसोल या एरोसोल। इसका उदाहरण है कोहरा, बादल, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव। इसमें द्रव के अंदर, गैस के अंदर थोड़ा बहुत द्रव होता है। हवा गैस है, उसके अंदर द्रव पानी की बूंदें घूम रही हैं, तो वो कोहरा हो गया। जब द्रव को द्रव में ही घोला जाता है, थोड़े से द्रव को ज़्यादा द्रव में घोला जाता है, इसको कहा जाता है इमल्सन या जेल। जेल अलग कैटेगरी है। इसको पायस या इमल्सन कहा जाता है। जब द्रव को द्रव में घोला जाता है, इसे कहते हैं पायस या इमल्सन।
उदाहरण है दूध, तेल और जल का मिश्रण, या कुछ पीने वाली दवाइयाँ आदि सिरप होती हैं जो। जब द्रव को ठोस में रखा जाता है, ज़्यादा पदार्थ ठोस है और उसमें थोड़ा सा द्रव डाल दिया जाता है, तब उसे कहा जाता है जेल। आप लोग जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, मक्खन, बूट पॉलिश, जैम, जेली, वो सभी इसी के उदाहरण हैं। जब अब बारी आ गई ठोस की। ठोस को गैस में घोला जाता है, ठोस कम गैस ज़्यादा, उसको कहते हैं ठोस का वायुसोल। ठोस का वायुसोल। जब ठोस को द्रव में घोला जाता है तब इसको खाली सोल बोलते हैं। ऊपर एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं। ठोस को द्रव में घोला जाता है तब इसे सिर्फ सोल बोलते हैं। ठोस को ठोस में घोला जाता है तो इसे कहा जाता है ठोस सोल। तो ये सारणी आपको ध्यान से करनी है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जेल का उदाहरण आपके इसमें दे रखा है। जेल का एग्जाम्पल मक्खन, बूट पॉलिश, जेली, पनीर आदि। ठोस गैस, ठोसों के वायुसोल का उदाहरण दे रखा है। धूल का तूफान। ठोस द्रव जिसको सोल कहा जाता है, सिर्फ सोल कहा जाता है, सोने का सोल, कोलाइड सोना, स्टार्च, पेंट आदि का सोल। और जब ठोस को ठोस में घोला जाता है तब उसे कहते हैं ठोस सोल। विभिन्न प्रकार के खनिज, रूबी, ग्लास आदि। तो ये सारणी आपको करनी है। इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो आपको जो ध्यान में रखने हैं, एक तो जेल, एक पायस, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ये आपको एक करना है सोल, सॉलिड, लिक्विड, सोल। ये एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इनको अच्छे से आपने रिवाइज करना है। आगे है कोलोइड का वर्गीकरण। कोलोइड का वर्गीकरण प्रावस्थाओं के मध्य आकर्षण या बंधुता के आधार पर। दो प्रकार की प्रावस्थाएं पढ़ी हैं। कोलोइड के दो भाग पढ़े हैं, कम मात्रा वाला परिक्षिप्त प्रावस्था और ज़्यादा मात्रा वाला परिक्षेपण माध्यम। तो उनके बीच में संबंध कैसा है, उस आधार पर द्रव स्नेही कोलाइड जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में आकर्षण होगा, दोनों के बीच में आकर्षण है, वो है द्रव स्नेही कोलोइड। इसके गुण देखिए। द्रव स्नेही कोलोइड, ये हम नीचे इसकी भी तुलना कर लेंगे सारणी में, वो ये गुण वहीं पर हो जाएंगे। पहले आप देख लीजिए द्रव विरोधी कोलोइड, इसकी परिभाषा। इन विलयनों में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में आकर्षण नहीं होता। जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम एक दूसरे के प्रति आकर्षण शो करते हैं वो है जल स्नेही। जब एक दूसरे के प्रति आकर्षण शो नहीं करते द्रव विरोधी कोलोइड। अब इन दोनों की तुलना करनी है, हमें अंतर करना है इन दोनों का, तो उसे देखते हैं। ये पूरे पेज पर सारणी बनी हुई है, इसलिए इसको थोड़ा सा पीछे करके मैं आपको दिखा रही हूँ। आप अपनी अपनी किताब में इसे साथ में पढ़ करके रिवाइज करें, समझें। गुण, निर्माण की विधि, जो द्रव स्नेही कोलोइड होते हैं उनको सीधा आपस में घोला और बनाया, कोई विशेष विधि नहीं है। द्रव विरोधी जो होते हैं उनको विशेष विधियों द्वारा बनाया जाता है। उत्क्रमणीय, जो द्रव स्नेही कोलोइड होते हैं ये उत्क्रमणीय होते हैं, मतलब इनसे आप जो दोनों इसकी प्रावस्थाएं हैं उन्हें अलग भी कर सकते हो और फिर पूरा कोलोइड दोबारा भी प्राप्त कर सकते हो, उत्क्रमणीय। जबकि ये अगर एक बार बन गए तो उसके बाद आप इसको दोबारा कोलोइड नहीं प्राप्त कर सकते। एक्चुअली यहाँ पर सकंदन
शब्द काम में आता है। स्कंदन का मतलब होता है प्रेसिपिटेट बनाना, इकट्ठा कर देना। तो जो ये वाले हैं, ये स्कंदन के बाद आप इनको दोबारा इनसे कोलॉइड बना सकते हो, इस तरह से समझ लें। जबकि जो द्रव विरोधी कोलॉइड होते हैं उनको आप दोबारा कोलॉइड में नहीं बदल सकते। दृश्यता, ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा भी नहीं देखे जाते और ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से आसानी से देखे जाते हैं। स्थायित्व, ये स्थायी होते हैं। मतलब स्थायी का मतलब यह है कि छोड़ दें तो बैठेंगे नहीं नीचे, जबकि ये छोड़ने के बाद नीचे बैठ जाते हैं। अस्थायी होते हैं, इनको स्थायी करने के लिए कोई स्थायित्व देने वाला पदार्थ मिलाया जाता है। वैद्युत अपघट्य से क्रिया, वैद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा द्वारा अवक्षेपित हो जाते हैं, जिसे कहते हैं स्कंदन। वैद्युत अपघट्य की ज़्यादा मात्रा मिलाओगे तो अवक्षेपित हो जाएंगे, इनका स्कंदन हो जाएगा। जबकि ये वैद्युत अपघट्य की बहुत थोड़ी मात्रा द्वारा भी अधिशोषित होते हैं या अवक्षेपित हो जाते हैं। इनमें ज़्यादा मात्रा में वैद्युत अपघट्य डालना पड़ेगा, उधर कम डालना पड़ता है। श्यानता, परिक्षेपण माध्यम से बहुत ज़्यादा होती है श्यानता, मतलब गाढ़ी होती है ये पदार्थ, परिक्षेपण माध्यम की अपेक्षा गाढ़ा होता है और ये परिक्षेपण माध्यम जैसा ही होता है। टिंडल प्रभाव, द्रव स्नेही कोलाइड टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते, जबकि ये दर्शाते हैं। जल योजन, विलायक के प्रति आकर्षक तो देखिए इसको, जल योजन का मतलब है कि विलायक के प्रति आकर्षण के कारण ये जल योजित हो जाते हैं, जल के अणु इनके साथ जुड़ जाते हैं। जबकि द्रव विरोधी होने के कारण इनमें जलायोजन नहीं होता, जल के अणु इसके साथ नहीं जुड़ते। तो ये किया द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलॉइड में तुलना। देखो, द्रव स्नेही और विरोधी को आप पानी से मत जोड़ना कि कौन पानी के प्रति ज़्यादा आकर्षण रखता है। द्रव स्नेही मतलब दोनों जो उसकी अवस्थाएं हैं, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था, उनके बीच में कितना आकर्षण है, इसमें ज़्यादा होगा और इसमें कम होगा। आगे है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर कोलॉइड का वर्गीकरण। कणों का साइज कितना है, वहाँ आपस में इनके रिलेशन के आधार पर था कि इनके मध्य आकर्षण है या नहीं है, उस आधार पर हमने वर्गीकरण किया था। कोलॉइड को 2 भागों में बांटा था। अब कोलॉइड के कण का साइज कैसा है, कोलॉइड के कण कैसे बने, किस प्रकार से बन रहे हैं, उस आधार पर इनका आकार बड़ा है छोटा है, ये फिर से इनको बांटा गया है कुछ भागों में। तो देखें इसको, बहुअणुक कोलाइड, बहुअणुक मतलब बहुत सारे अणु मिल करके कोलॉइड को बना रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो वास्तविक अणु है कोलॉइड को बनाने वाला, ओरिजिनल जो अणु था, उसका साइज 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से छोटा होता है। याद करें हमने क्या किया था, कोलॉइड की रेंज 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से बड़ा और 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से छोटा। कोलॉइड हमेशा इनके बीच में होते हैं, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर तक होते हैं कोलॉइड। तो जो ओरिजिनली कोलॉइड बनाने वाले कण हैं वो 10⁻⁻7 से भी छोटे होते हैं। फिर आप सोचेंगे कोलॉइड बना कैसे, तो ये छोटे अणु आपस में जुड़ करके बड़े अणुओं का निर्माण कर लेते हैं और अब वो कोलॉइड की तरह व्यवहार करते हैं। तो वे कोलॉइड कण जो इस रेंज से छोटे अणुओं के आपस में जुड़ने से बने, उन्हें कहते हैं बहुअणुक कोलॉइड। जैसे सल्फर सोल में 1000 या उससे ज़्यादा अणुओं का समूह मिलकर के कोलॉइडी कण का निर्माण करता है। अब है वृहद अणु कोलॉइड। वृहद अणु कोलॉइड का मतलब होता है कि इनका साइज ओरिजिनली जिससे कोलॉइड बना उसका साइज 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। फिर आपको लगेगा कि कोलॉइड कैसे बना,
तो यहाँ पर कोलॉइड कैसे बनता है कि जो ओरिजिनल कण जो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से भी बड़ा था वो घुल करके छोटे कणों में बदल जाता है और कोलॉइड की रेंज में आ जाता है। वो पहले घुलता है, फिर कोलॉइड की रेंज में आ जाता है, अब उससे कोलॉइड बनता है। इसको कहते हैं बृहद अणुक कोलॉइड। पहले बृहद बड़े अणु थे और बाद में उनके घुलने से, उनके बारीक होने से अपने आप कोलॉइड कण बन गए। उदाहरण प्रोटीन, स्टार्च आदि के जो कोलॉइड कण हैं वो इसी का उदाहरण है। अब नेक्स्ट करना है तीसरे प्रकार का जो कोलॉइड हैं उन्हें कहते हैं सहचारी कोलॉइड या मिसेल। सहचारी कोलॉइड या मिसेल, तो इसको देखिए, इम्पोर्टेंट है, इसको समझिए आप। मिसेल के बारे में आप 10th क्लास में कर चुके हैं। 10th क्लास में आपने मिसेल के बारे में पढ़ा, साबुनीकरण पढ़ा था, साबुन के द्वारा साफ करने की विधियां पढ़ी थी, क्रिया विधि पढ़ी कि साबुन कैसे काम करता है, उसी में मिसेल पढ़ा था आपने। तो मिसेल के बारे में आपको समझा देते हैं। देखिए, ये वो पदार्थ हैं जो कम सांद्रता में तो सामान्य विद्युत अपघट्यों की तरह व्यवहार करते हैं, कोलॉइड लगेंगे ही नहीं। अगर ये थोड़े होंगे तो ये कोलॉइड की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, ये सामान्य विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनकी सांद्रता बढ़ाई वैसे वैसे ये कोलॉइड का निर्माण कर लेते हैं। ये इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है साबुन। अगर साबुन की बहुत कम मात्रा हम पानी में डालते हैं तो वो विलयन की तरह रहती है, वो कोलॉइड नहीं होगी। लेकिन अगर साबुन की ज़्यादा मात्रा हम डाल देते हैं तो वो कोलॉइड का काम करने लगेगी। इन्हें सहचारी कोलॉइड या संगुणित कोलॉइड कहते हैं और इसमें जो अणु बनते हैं, बड़े अणु, उनको मिसेल कहा जाता है। उदाहरण है, अब साबुन का एग्जाम्पल देखिए। साबुन बहुत बड़े अणु होते हैं, खूब सारे कार्बन होते हैं इनमें। C17H, ये H है, 35 COONA, C17H35 COONA, ये साबुन का सूत्र है। साधारणतः यही सूत्र होता है साबुन का, लेकिन कुछ अलग भी हो सकता है। अगर अलग होगा तो उसमें ये भाग तो रहेगा ही रहेगा, COONA, बस ये चेन है, ये अलग हो जाएगी, कार्बन की संख्या बदल जाएगी और चेन अलग हो जाएगी। तो प्रत्येक साबुन के दो भाग तो रहेंगे ही रहेंगे, COONA भाग और कार्बन श्रृंखला का भाग। जब साबुन कम सांद्रता में होता है तो इस अवस्था में रहता है, सोडियम अलग, सोडियम धनायन के रूप में अलग रहेगा और कार्बन श्रृंखला और CO- ऋण आयन के रूप में अलग रहेगा। ये विलयन के रूप में रहते हैं, विद्युत अपघट्य के रूप में होते हैं और ये विलयन की तरह ही व्यवहार करेंगे। लेकिन अगर साबुन की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? साबुन की सांद्रता बढ़ाने पर ये बड़े कणों का रूप ले लेते हैं, मिसेल कणों का रूप ले लेते हैं और कोलॉइड का निर्माण करते हैं। अब आप देखिए कि ऐसी कौन सी सांद्रता है, साबुन की कितनी सांद्रता है या किसी पदार्थ की कितनी सांद्रता है जो होने पर वह मिसेल बनाएगा या कोलॉइड की तरह व्यवहार करेगा, कम से कम सांद्रता। तो देखिए, यहाँ आपके पास एक परिभाषा आ रही है। पहले तो ये होगा कि वो सब मिलकर के मिसेल बनाते हैं। मिसेल का निर्माण विलयन में पदार्थ की निश्चित सांद्रता के ऊपर होता है। निश्चित सांद्रता से ज़्यादा सांद्रता होगी पदार्थ की तभी मिसेल बनेगा। उसे कहते हैं क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता। क्या कहा जाता है उसे? क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता कहा जाता है उसे, CMC। और साबुन के लिए CMC का मान होता है 10⁻³ मोल प्रति लीटर। पूछ सकते हैं आपसे, 10⁻³ मोल प्रति लीटर। तो CMC क्या है और साबुन के लिए CMC का मान कितना है वो आपको याद रखना है। अब है मिसेलीकरण की क्रियाविधि, ये समझाते हैं आपको।
हाँ जी, देखिए ये है कार्बन 17 युक्त साबुन का एक अणु, कार्बन 17, हाइड्रोजन 35, COONA। इसका जो ये भाग है ये होती है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। यह जल विरोधी होती है, पानी से दूर रहेगी। ये है COONA, कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट। यह जल स्नेही होता है, पानी की तरफ जाता है। और जब हम आगे मिसेल की संरचना बनाएंगे, इसको डायग्रामेटिकली शो करेंगे, तो ये वाला हिस्सा है जो इसको इस तरह से एक गोले के, छोटे गोले के रूप में शो करते हैं, हेड बोलते हैं इसको। और ये जो कार्बन श्रृंखला है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, इसको टेल के रूप में शो करते हैं। तो अब आप देखें कि मिसेल किस प्रकार से बनता है। पहले आप अपने दिमाग में ये बात रखिए कि साबुन का काम है गंदगी हटाना, मैल हटाना। और मैल और गंदगी जो कपड़ों पर या त्वचा पर रहती है, उसका मूल कारण होता है चिकनाई, ऑयल या चिकनाई। इसकी वजह से मैल रहती है। तो अब आप देखिए क्या होता है, जब साबुन कम सांद्रता में होगा तब तो ये अणु अलग अलग अपने इधर उधर घूमते रहेंगे। जैसे ही साबुन की सांद्रता बढ़ने लगेगी, तो साबुन की सांद्रता बढ़ने पर क्या होगा, देखिए ये एक तेल की बूंद है, मैल का कण कह सकते हैं। इसके चारों तरफ साबुन के ये अणु इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। किस प्रकार से इकट्ठे होंगे, इसको देखें। ये ऐसे इकट्ठे होंगे। क्यों? क्योंकि ये मैल, मैंने आपको बताया, चिकनी होती है, ऑयल होता है इसमें। तो इधर तो जल विरोधी सिरा आएगा, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ऑयल की तरफ आएगी, और पानी की तरफ, क्योंकि आपको पता है साबुन किस में है, पानी के अंदर है, ये सब कुछ पानी में हो रहा है। ऐसे ही साबुन के काफ़ी सारे कण इस प्रकार से इस मैल के, ऑयल के कण के चारों तरफ, बूंद के चारों तरफ एक चक्र के रूप में, गोले के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार से काफ़ी सारे होंगे, थोड़े से बनाए हैं आपको समझाने के लिए। तो इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट है वो बाहर रहेगा पानी की तरफ, और जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो ऑयल की तरफ आ जाएगी, क्योंकि ये तो पानी से दूर भागती है। ये जो संरचना बनी, इसको हम कहते हैं मिसेल। सहचारी कोलाइड कहते हैं इसको, एक दूसरे के साहचर्य में ये अणु बना, इसको सहचारी कोलाइड कहते हैं। मिसेल बन गया इसमें। अब ये तो हुआ, आपने ये सीखा कि मिसेल कैसे बना, सहचारी कोलाइड का ये एक भाग, एक यूनिट मिसेल कैसे बनी, ये आपने इसमें देख लिया। अब हम देखते हैं कि साबुन सफाई कैसे करता है, किस प्रकार से साफ कर देता है पदार्थों को। उसके लिए आपकी बुक में एक डायग्राम बना हुआ है, वो डायग्राम आपको मैं दिखाती हूँ और उस पर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको देखिए, देखिए ये है इसका डायग्राम। इसमें आपको यहाँ पर दिखाया गया है मिसेल। जब सांद्रता साबुन की ज़्यादा होती है तो ये इस रूप में रहता है, जब कम होती है तो ऐसे ये अलग अलग रहते हैं साबुन के अणु। सफाई का प्रथम चरण, जिसमें ये गंदी सतह दिखाई गई है, गंदी सतह मतलब चिकनी सतह, कोई टेबल हो सकता है, शरीर का कोई हिस्सा हो सकता है, कोई कपड़ा हो सकता है। प्रारंभ में जब हम साबुन घोलते हैं तो ये साबुन के कण दूर दूर होते हैं, फिर ये कण धीरे धीरे यहाँ चिकनाई के संपर्क में आने शुरू हो जाएंगे। और किस प्रकार से संपर्क में आएंगे, इनका जो हेड पार्ट है वो पानी की तरफ रहेगा, और जो इनका टेल पार्ट, कार्बन वाला C17 वाला पार्ट है, वो चिकनाई की तरफ आ जाएगा। धीरे धीरे ये चिकनाई के प्रत्येक कण के चारों तरफ इस तरह से इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। और इकट्ठे होने के बाद अब जब ये चिकनाई के कणों को
तेल के कणों को पूरी तरह साबुन के कण घेर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे, तो ये जो चिकनाई है ये पानी से अलग इसके अंदर घिर जाएगी साबुन के कणों से, साबुन के अणुओं से। तो इस प्रकार से ये जो मिसेल है जिसके बीच में तेल का कण फंस चुका, अब ये पानी के अंदर आ जाएंगे और पानी के साथ जैसे जैसे हम इसको धोते जाएंगे कपड़े को, ये अलग होकर के गंदगी दूर हो जाती है। तो इस प्रकार साबुन अपना काम करता है। पहले तेल के कणों के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, उसको घेर लेता है। अब जो ये पानी की तरफ जाने वाला सिरा है, हेड पार्ट, ये पानी में आ जाता है, सारे के सारे मिसेल पानी में आ जाते हैं और पानी के साथ गंदगी निकल जाती है। तो इस प्रकार से ये आपने कोलोइड का वर्गीकरण भी पढ़ लिया और साबुनीकरण या साबुन की क्रियाविधि भी पढ़ ली कि किस प्रकार से साबुन काम करता है मिसेल बना करके। आगे कोलोइड बनाने की विधियाँ वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।